नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम राजनीतिक परिचर्चा करने जा रहे हैं बाबा रामदास जी से। आपका स्वागत है बाबा जी। पहले जय हम हो सर। चर्चा आपसे कर चुके हैं, हमने आपसे आपके कुश्ती के दंगलों के बारे में जो दंगल हो रहा था कुश्ती जगत में, उसके बारे में भी चर्चा की थी। एक बार नूह के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम आपसे विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपके कई सारे वीडियो देखे हैं, तो आपका जो राजनीतिक ज्ञान है, वो बड़ी उत्कृष्ट कोटि का है। तो इसलिए अब आज आपको मैंने पकड़ा है राजनीतिक परिचर्चा के लिए। जी, तो मैं धन्यवाद। आरंभ आरंभ करूँगा पंजाब से। अब पंजाब में स्थिति क्लियर हो गई कल। अब इस पर आरंभिक आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, पंजाब में एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि भाजपा अकाली दल के साथ जो उनका प्री पोल अलायंस होने वाला था या बात चल रही थी, उसके बारे में क्या निर्णय लेती है, और एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दैट डिसीजन। तो जैसे ही वो डिसीजन आया और भाजपा ने डिसाइड किया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव और अकाली दल से कोई पैक्ट नहीं होगा, तो इसको लेके सर मैं आपको सही बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली एंड एवरीबॉडी वाज रिलीव्ड। क्योंकि मैं ओके। आज की तारीख में जितने भी भाजपा समर्थक हैं, कोई भी ये नहीं चाहता था कि भाजपा अकालियों के साथ कोई प्रीपोल अलायंस में जाए। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल से मैंने जो भाजपा की जो पॉलिटिकल जर्नी पंजाब में देखी है ना, उसमें मैंने ये पाया कि सर हिंदू वोटर जो है वो भाजपा से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि भाजपा अकालियों की गोदी में बैठी। और सर ये हिंदू वोटर का और अकालियों के साथ वही संबंध है जैसे केले और बेर का होता है, या रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। फिर तो सर ये जो केर बेर का संग है ना, ये चलता नहीं है। अच्छा, और अकालियों की भी मजबूरी रही है भाजपा को साथ लेना। अच्छा, भाजपा को वो जिस तरीके से ट्रीट करते थे, मतलब उनका एक फिक्स कोटा था कि भाई विधानसभा में 23 सीट और लोकसभा में 3 सीट, इसके ऊपर वो जाते ही नहीं थे। और बीजेपी की पता नहीं क्या मजबूरियां थी, क्या था कि वो उस पंजाब में छोटा भाई बन के ही उन्होंने 20 साल अपने, मैं तो कहता हूं 20 साल बर्बाद कर लिए सर। पिछले 20 साल उन्होंने अकालियों के चक्कर में बर्बाद कर लिए। तो सर अब सबने चैन की सांस ली है। और मैं आपको बताऊं सर, पिछले 5 सालों में ना काफी कुछ बदला है पंजाब में। और स्पेशली जब से किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ ना, जब सिंघू बॉर्डर में, जी, तब से इसको लेके पंजाब के हिंदू समाज में बहुत ज्यादा अंदर अंदर एक चर्निंग थी। और उस सिख समाज के रेडिकल तत्वों द्वारा किसानों का आंदोलन हाईजैक करके, किसानों के भेष में, किसानों का आगे खाली एक मुखौटा ओढ़ के किसानों के नाम पे जो गुंडागर्दी की गई, और जिस तरीके का माहौल बनाया गया, उसका बड़ा बुरा माना हिंदू समाज ने। फैक्ट है कि अच्छा, पंजाब की एक और बड़ी विडंबना है सर, कि ये जैसे जो बंगाल में है ना, कि वहां का हिंदू इतना डरा हुआ है कि बोलता नहीं बिल्कुल। मतलब इतना ज्यादा, मतलब ये लोग कहते हैं ना सर कि तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है। सर अगर आपको असली तानाशाही देखनी है ना आज के लोकतंत्र में, तो सर वो जाके बंगाल में देखिए। मैं आपको बताऊं, मैं सर आप वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स करते हैं, आज तक किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे बंगाल के बारे में कोई फीडबैक दे दे, या पंजाब के बारे में कोई बोल दे, फीडबैक दे दे। आज आप पंजाब में चले जाइए सर, सैकड़ों पंजाबी के पोर्टल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं,
यूट्यूब चैनल्स हैं, पर उनमें से एक भी चैनल, एक भी वक्ता, एक भी यूट्यूब क्रिएटर क्या मजाल है हिंदुओं की बात करके दिखाते पंजाब में। आप अभी रवनीत बिट्टू का इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ ना, रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, आप इस पे एक भी कंटेंट पूरे पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज में पंजाब के ऊपर पूरे यूट्यूब पे एक भी चैनल, एक भी प्रोग्राम निकाल के दिखा दीजिए। सुपरफिशियल रिपोर्टिंग है, हाँ बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसके अलावा उसकी क्या न्यूएंसेस हैं, क्यों ज्वाइन कर ली, आखिर क्या कारण था, एक भी अगर मुंह जबान नहीं खोल सकते, इतनी दहशत है हिंदुओं में। तो सर अब मुंह से बेशक कोई कुछ ना बोले, पर अंदर से तो चाहते हैं ना बोलना। तो सर वो बोलने का जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, वो वोट देते वक्त होता है, और वो आपको इस बार दिखाई देगा। दिखाई देगा। इसलिए देखिए, मैं पंजाब में चुनाव करवा चुका हूँ। मैं आनंदपुर साहिब में 2014 में मैं जनरल ऑब्जर्वर था। एक चीज़ तो मैंने देखी है कि पंजाब में वो बंगाल वाला जो है ना, वो तमाशा नहीं होता कि आपको वोट देने से रोका जा रहा है या बाद में आपकी मार कुटाई की जा रही है। इस तरह की चीज़ तो पंजाब में मैंने नहीं देखी। वो संभवतः इसलिए भी है कि वहाँ कई सारी पार्टियां हैं, तो वो बैलेंस आउट कर लेती है। तो इसलिए लोग जब वोट के बूथ के अंदर जाते हैं तो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। मुझे अभी भी याद है आनंदपुर साहिब में क्या हुआ था 2014 में, कि हमको किसी को, मैं तो ऑब्जर्वर था, लगातार घूम रहा था, सब था, लोगों से बात कर रहा था, सबको खुश कर रहा था, और ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि भाई ये हमारी जो ये अंबिका सोनी जी जो है वो आराम से जीत रही। और वो आम आदमी पार्टी वाला जो है वो 3.25 लाख वोट ले गया और ये 15,000 से हार गई। तो इसलिए वहाँ ये जो साइलेंट वेव है ना, उस बार जो आम आदमी पार्टी के लिए चली थी, आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत गई। तो ये साइलेंट वेव पंजाब में आराम से चल जाती है। बंगाल में तो साइलेंट भी नहीं चलने देते। जी। अच्छा सर, अब मैं बताऊं क्या चेंज आया है पंजाब की राजनीति में, कि पहली बार पंजाब का जो हिंदू है ना, वो थोड़ा सा मुखर हुआ है, और उसने इस बार चेंज का एक मूड बनाया है, और दे आर क्लियरली शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी। अच्छा एक चीज आप देखिए, आखिर आम आदमी के पास जो वोट आया था वो कहां से आया था। तो सर आम आदमी को वोट मिला था अकालियों का, आम आदमी को वोट मिला था कांग्रेस का, और आम आदमी को वोट मिला था बीजेपी का। तो सर वो सारा का सारा वोट जो है ना, आम आदमी से खिसक के वापस जा रहा है। पर कांग्रेस का जो वोट आम आदमी में गया था, शिफ्ट हुआ था, वो वापस कांग्रेस में नहीं आ रहा सर, वो इट इज गोइंग टू बीजेपी ना। अकालियों का खिसक के वापस अकालियों में जा रहा है, परंतु जो हिंदू वोट, जो कांग्रेस का वोटर रहा है ट्रेडिशनली, वो जो आम आदमी पार्टी में गया था, वो वापस इस बार खिसक के बीजेपी में जा रहा है। और सर बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए, या 4 5 6 सीटें जीत लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा वोट की दरकार नहीं है सर। दे नीड ओनली 22 to 24% वोट। और अभी भी आप देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सर बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 10 पे नहीं लड़ी। इसके बावजूद सर उनका लगभग 8% वोट है, 8%, और 30% जो है अकालियों का था। इन दोनों का मिला के 38% वोट था। अगर बीजेपी 13 सीटों पे खाली चुनाव भी लड़ लेना, तो भी उनका वोट बढ़ के जो अपना उनका जो वोट है, वो इट कम्स टू अराउंड 16-17% वोट। बीजेपी को सिर्फ 10% के स्विंग की जरूरत है, जो कि इस चुनाव में इजीली आ रहा है। क्योंकि देखिए ओवरऑल हिंदूज आर अप्रोक्सीमेटली 38 to 40% इन पंजाब। कुछ सीटों पे तो ज्यादा भी हैं, पर एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 40% के आसपास। ये 3 सीटें तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक जिसमें हिंदुओं की वो संख्या है, एक में आपके गुरदासपुर, होशियारपुर और जालंधर
और आनंदपुर साहिब, ये 4 सीटें तो तो बिल्कुल नॉट क्लियर। ओनली सर, सिर्फ इतनी नहीं, मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे जैसे ही आप दिल्ली वाली जो रेलवे लाइन है उससे जब आप पंजाब में घुसते हैं या जीटी रोड से, तो सर इट पासेस थ्रू 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहली पटियाला, उसके बाद इधर वो फतेहगढ़ साहब, उसके बाद आपकी लुधियाना, जालंधर और अमृतसर। सर ये पूरी की पूरी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस साल। इसके अलावा इस रेलवे लाइन के आप राइट साइड देखेंगे तो होशियारपुर, वो पूरा बेल्ट होशियारपुर से लगा हुआ आगे तक, वो पूरा हिंदू बेल्ट है सर। इसके अलावा हाँ जालंधर बिल्कुल, शहर, बल्कि जो आपका पठानकोट सब डिवीजन है गुरदासपुर का, वो हाँ तो जी, डोगरा मेजोरिटी है। बिल्कुल। तो सर ये 5-6 सीटें बनती हैं। तो सर इस बार ये बड़ी फेवरेबल कंडीशन थे, इसलिए रवनीत, देखिए मैंने लोगों से सवाल किया कि मैंने कहा एक बात बताइए ना कि आखिर रवनीत बिट्टू को कांग्रेस छोड़नी थी? पहली बात तो उसने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्योंकि उसको क्लियरली दिखाई दे रही है सर, वेव दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस चुनाव लुधियाना जैसी सीट हारने जा रही है, लुधियाना में दिखाई दे रहा है। तो आखिर उसके पास ऑप्शंस क्या थे भैया? तो आम आदमी पार्टी में जाता या आपकी अकाली दल में जाता। भाई जब आप पहले आज से 1 साल पहले अगर किसी एनालिस्ट से बात करते, लोग कहते थे त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, 4 कोणीय चुनाव नहीं है, 3.5 कोणीय चुनाव है। तो 3.5 मतलब कांग्रेस, भाजपा, अकाली, सॉरी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली और आधा गिनते थे भाजपा को। तो आखिर रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी तो आधे में क्यों गया? क्योंकि सर भाजपा पूरी एक पार्टी बन चुकी है और आज भाजपा इज सिटिंग एट अ, मोटे तौर पे मेरा अंदाजा ऐसा है कि 26 से 30% के बीच में कहीं जाके सेटल होगी। 26 अच्छा, से ये 30%। कांग्रेस के पतन का ये कारण तो नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो खालिस्तानियों के खिलाफ खड़ी हुई और खालिस्तानियों का विरोध कांग्रेस ने किया, इसलिए हिंदुओं ने और सिखों ने भी बड़ी मात्रा में कांग्रेस को सपोर्ट किया लगातार। इसके बावजूद कि कांग्रेस जो थी वो 84 के दंगों की अपराधी थी, उसके बाद भी पंजाब में उसको इसलिए सपोर्ट मिला कि वो इन खालिस्तानियों का, इन 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 गुंडों का विरोध करती थी। लेकिन जब से हमारे श्री पप्पू जी आए, राहुल गांधी जी, तो वो तो जाके खालिस्तानियों की गोद में बैठने का प्रयास करने लगे। क्या यही कारण है कांग्रेस के पतन का? सर एक कारण और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में एक बड़ा जबरदस्त लीडरशिप का वॉइड चल रहा है इस समय, कि कांग्रेस में कोई क्लियर कट लीडर नहीं है इनके पास। भाई अमरिंदर सिंह को इन्होंने गंवा दिया, खो दिया। और जो कांग्रेस की जो सेकंड लाइन है वो एक दूसरे के टांग खींचने में लगी हुई है, इनके पास कोई लीडर है ही नहीं है। और सर बात यह है कि कांग्रेस का जो सर मेन वोट, जो कोर वोट था ना, वो हिंदू वोट था। और आप देखिए कि मोदी लहर 14 में रही पूरे देश में सर, 19 में रही, इतनी प्रचंड भीषण मोदी लहर थी पूरे देश में, और कांग्रेस के रहते वो लहर पंजाब में नहीं पहुंची मोदी जी की। क्यों? क्योंकि हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। और अगर बीजेपी को तो हिंदू ही वोट नहीं देगा तो आखिर बीजेपी पैर कहां रखेगी पंजाब में? इस बार सर हिंदू शिफ्ट हुआ है। एक तो इसका कारण सर सबसे बड़ा जो था ना, किसान आंदोलन के नाम पे अराजकता, पहला। दूसरा, जब सर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अमृतपाल सिंह नामक वह व्यक्ति जब परिदृश्य पे उभरा और लगभग 1.5 साल तक उसने जो अराजकता का नंगा नाच, गुंडागर्दी की सर अति हो गई थी। तो किसान आंदोलन प्लस ये
इन दोनों की गुंडागर्दी से सर हिंदू जनता और आम पीस लविंग जनता, सिख भी, बिजनेस कम्युनिटी पूरी, सर इनसे बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा सर, अराजकता का ये हाल है, लॉलेसनेस का ये हाल है कि आप सोच नहीं सकते कि एक आम बिजनेसमैन को फिरौती के लिए फोन आ जाता है और वो कुछ कर नहीं सकता। सर पुलिस हेडक्वार्टर पे अगर कोई बम मार दे, आरपीजी वाला वो कंधे पे रख के जो मारते हैं पुलिस हेडक्वार्टर पे, तो आप सोच लीजिए कि कितना खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पंजाब में। और सर इससे हिंदू बड़ा उद्वेलित था। और हिंदुओं, अच्छा कांग्रेस की जो ये इमेज थी ना कि हिंदुओं की रक्षा तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है पंजाब में, ये हिंदुओं के अंदर एक जो ये एक बैठी हुई थी बात, 30-40 साल से बैठी हुई थी, सर इसको मोदी और योगी ने निकाल दिया। आज योगी सबसे, आपको मालूम है द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पंजाब इज नॉट अ पंजाबी लीडर, इज नॉट मोदी, इज नॉट अमित शाह। द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पंजाब इज योगी, बिकॉज ओके। पंजाब की जनता अपने यहां की लॉलेसनेस से परेशान है और उनको योगी जैसा डिसिसिव लीडरशिप चाहिए, उनको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उनको योगी जैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उनको योगी जैसी गवर्नेंस चाहिए। तो सर आज हिंदू को एक बात समझ में आ गई कि अब तुम्हारी रक्षा योगी मोदी ही कर सकते हैं, कोई कांग्रेस नहीं करेगी। तो सर 40% वोट बैंक अगर आपकी तरफ शिफ्ट होने को तैयार है तो आपको तो सर कुछ करना, आप तो बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। आपको सिर्फ ये बात करना है कि आप वाकई सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सर, उसमें एक बड़ा मजेदार बात हुआ सर, आपने एक चीज देखी, अमृतपाल को आज से, अभी तो 1 साल से तो वो डिब्रूगढ़ में मान लीजिए स्कूलिंग इन हिल्स, आज से 2-3 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। और सर वो आया, उसने 4 उल्टे सीधे बयान दिए, 4 उल्टी सीधी सड़क पर हरकतें की, 4 थोड़ी सी अराजकता फैलाई और वो पंजाब का सबसे बड़ा लीडर बन गया 1 साल के अंदर। आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप रातों रात यू बिकम पॉपुलर। तो आप क्या बताइए कि जब इतना आसानी से कोई लीडर पॉपुलर हो जा रहा है तो क्या बीजेपी ऐसा लीडर नहीं खड़ा कर सकती? पर बीजेपी नेवर वांटेड सच लीडरशिप जो कि अराजकता फैला के या समाज में विघटन पैदा करके, समाज में टेंशन पैदा करके, हिंदुओं और सिखों में फूट डालकर कोई लीडरशिप तैयार हो, बीजेपी ऐसा बिल्कुल चाहती नहीं थी सर। और बीजेपी वाज इन सर्च ऑफ अ गुड लीडर, पर वो लीडर चाहते थे कि वो लीडर सिख हो। क्यों? क्योंकि सर अगर हिंदू लीडर उन्होंने तैयार कर दिया फिर सिख नहीं जुड़ेगा। और सर मेजोरिटी कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना आप कैसे लंबे समय तक शासन कर सकते, किसी राज्य में या चुनाव जीत सकते हैं? सर अब उनको जाके सचमुच वो लीडर मिला है रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में, जिसकी बीजेपी को 10 साल से तलाश थी। क्यों? सबसे पहली बात तो वो बेअंत सिंह का पोता है, वो बेअंत सिंह जिसने बेरहमी से, उसने और केपीएस गिल ने मिलके पंजाब से आतंकवाद खत्म किया था 90 से 94 के बीच में, और फिर उनकी जान चली गई उस एसेसिनेशन, वो जो बॉम्बिंग में। आज रवनीत बिट्टू को सब बेअंत सिंह के पोते के रूप में जानते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की अपनी क्या है स्टैंडिंग? वो बेअंत सिंह का पोता है, वो बेअंत सिंह जिसने पंजाब से आतंकवाद खत्म किया, पहला पॉइंट। एंड ही इज अ जट सिख एंड हिंदूज लव हिम बिकॉज हिज ग्रैंडफादर सेव्ड हिम, सेव्ड देम, है ना सर? बेअंत सिंह की जो इमेज है वो एक सेवियर वाली है। और रेडिकल सिक्स खालिस्तानी आज भी उन्हें बुच्चड़ बोलते हैं, वो तो बुच्चड़ सीखा, बुच्चड़। सर ऐसा ही आदमी चाहिए जो सिखों में जो सेन, जो सही सोचने वाले राष्ट्रवादी सिख हैं, जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, जो सही सोचते हैं, अपने समाज के और देश के हित में सोचते हैं, जनता के हित में सोचते हैं, वो सिख प्लस हिंदूज दोनों उसको इक्वली लाइक करते हैं।
ऐसे सिख लीडर की जरूरत थी भाजपा को, वो अब इनको रवनीत बिट्टू के रूप में मिल गया है सर। मतलब ही इज अ परफेक्ट मैन। बीजेपी की लीडरशिप को जो चाहिए थी वो, और सर उसकी इमेज खराब नहीं है। रेडिकल्स उसको नापसंद करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज उसकी इमेज एक जुझारू लड़के की है, एक ईमानदार लड़के की है। उसके ऊपर कभी बदजुबानी करने के, उल्टे सीधे बयान देने के, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के ऐसे कोई आरोप नहीं लगे। अच्छा, आपको याद होगा सर कि ये एक बार किसान आंदोलन के समय सिंगू बॉर्डर गया था, आपको याद है वो घटना? रवनीत सिंह बिट्टू वेंट टू सिंगू बॉर्डर। वहां पे उन लोगों ने इसके साथ बहुत बदतमीजी की थी, इसकी गाड़ी के शीशे वीशे भी तोड़ दिए थे, और ये बड़ी मुश्किल से उस भीड़ से निकल के आया था। तो पंजाब का एक तत्व इसको इतना ज्यादा नापसंद करता है, उसी तरह पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। तो लगभग 10 से 15-20% सिख वोट प्लस 40% हिंदू वोट, द परफेक्ट रेसिपी फॉर बीजेपी टू विन इलेक्शंस। ये है सर रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी ज्वाइन करने की पूरी अंदर की कहानी। जी, जी, जी। तो ये साफ दिख रहा है कि अब जो कांग्रेस की एंटी खालिस्तानी इमेज थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब वो अगर ये अकाली दल से गठजोड़ कर लेते बीजेपी वाले, तो ये किसी भी तरह से अपने आप को एंटी खालिस्तान नहीं दिखा सकते थे। अगर सर ये अकालियों से गठबंधन कर लेते ना बीजेपी वाले, तो हिंदू वोट सिर्फ वापस कांग्रेस में चला जाता। ये बिल्कुल। बीजेपी ने बहुत ही समझदारी भरा निर्णय लिया है कि अकालियों से गठबंधन नहीं किया और अपने बल पे चुनाव लड़ रही है। और एक चीज और बताऊं आपको, बीजेपी की असली जो निगाह है ना सर, वो 2027 के विधानसभा चुनाव पे है। लोकसभा में कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस में सॉरी, बीजेपी अगर पंजाब से 2-3-4 सीटें एक्स्ट्रा, 2 सीटें हैं उनके पास पहले थे। पंजाब में उनके पास गंवाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। लोकसभा में 1-2 सीट का फायदा भी हो जाएगा तो उनके लिए बहुत है। पंजाब से उनके कोई बहुत ज्यादा एस्पायरेशंस भी नहीं है, परंतु दे आर आइंग द 2027 विधानसभा इलेक्शंस। और आप देख लीजिएगा, मैं आज बता रहा हूं, आज आप मेरी बात नोट करिएगा कि अगले 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनेगी। अच्छा, उसका कारण है सर 40% हिंदू, जिसमें बहुत बड़ा हिंदू दलित समाज है, प्लस सर जो सिख दलित समाज है ना, जिसे रविदासिया या रामदासिया या मजहबी सिख बोलते हैं, उसकी एक बहुत भारी संख्या है, और दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू बीजेपी। और बीजेपी उनके बीच में संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, पिछले 5 सालों से जो संघ की एक्टिविटी है वो मजहबी सिखों के बीच में बहुत ज्यादा है। एंड दे रिलेट टू जो रविदास संप्रदाय जो है, और रविदास जो अपना आपके वाराणसी के पास जो उनका जो धर्म स्थान है, वहां पे उनकी बहुत ज्यादा मतलब पिलग्रिमेजेस होती हैं, और जगह जगह पर संघ ने इस समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं सर, आपको ध्यान होगा कि जब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना, उसका नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि। आप जी। मालूम है सर इसका, कैन यू इमेजिन कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब के वाल्मीकि समाज में इस चीज का? पंजाब में वाल्मीकि समाज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है सर। टोटल मिला के लगभग 34 से 36% टोटल पॉपुलेशन का। अच्छा, उसके बाद सैनियों की एक देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, सैनी समाज पंजाब में।
और ये नायब सिंह सैनी को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसका एक बहुत जबरदस्त असर पड़ा है सैनी समाज पे। अच्छा, सैनी समाज सिखों में भी है और हिंदुओं में भी है। तो सर इन सब चीजों से बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त ले चुकी है इस लोकसभा चुनाव में भी। एक जी, तो तीसरा आइए फैक्टर है थोड़ा, सर। हाँ, हाँ बोलिए, जी। कंप्लीट करें पंजाब, फिर हम हरियाणा पे हाँ, चलेंगे। एक तीसरा फैक्टर सर, भगवंत मान has developed a very good tuning with Amit Shah ji in the last 1.5 year. और जब से सर ये हुआ है ना, केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है, तो भगवंत मान इज फीलिंग वेरी रिलीव्ड। बड़ा बड़ा वो बहुत, खुश हो गया क्योंकि वो। हाँ, वो खुश हो गया है। और वो ही इनफैक्ट ही नेवर वांटेड टू बी द शैडो ऑफ केजरीवाल। वो बड़ा मजबूरी में, क्योंकि वो भगवंत मान की भी अपनी मजबूरियां हैं। तो सर कुल मिला के ये जितनी डेवलपमेंट्स हुई है ना पिछले 2-3-4 महीनों में, केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए हैं, और पंजाब में ये जो दिल्ली से आके जो लोग यहाँ पे शासन चलाते थे ना, संजय सिंह, राघव चड्ढा दुर्गेश, एंड राघव चड्ढा एंड पार्टी। अब राघव चड्ढा हाँ, तो पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग है, क्यों जाके वहां पे यूके में बैठा हुआ है, क्या प्लान कर रहा है वहां बैठ के, पता नहीं है उसका। पर सर पंजाब इज रिलीव्ड, मैं आपको बताऊं। एंड भगवंत मान इज फीलिंग वेरी फ्री नाउ। और सर इसका भी आपको इस लोकसभा चुनाव में देखने को असर मिलेगा। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए चले हरियाणा पे चलते हैं। हरियाणा पे, क्योंकि पंजाब में तो ऐसा लगता है कि लुधियाना तो बिट्टू जीत ही जाएगा, और ये जलंधर, होशियारपुर, अमृतसर, ये गुरदासपुर, ये जो बेल्ट है इसमें भी, और आनंदपुर साहिब, इसमें भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं इनके। पटियाला का पता नहीं, रानी साहिबा लड़ेंगी तो क्या होगा। पटियाला में अच्छी फाइट रहेगी, पर रानी साहिबा को एज रहेगी सर। अमरिंदर सिंह फैमिली को पटियाला में एज मिलेगी। हाँ, तब तो फिर तो ठीक है। अगर 4-5 आ जाती हैं, 3-4 भी आ जाती हैं, तो बीजेपी के लिए तो नेट गेन है। आइए हरियाणा पे चलते हैं। हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें जो है फाइनल हो चुकी हैं, जी। और खाली अभी कांग्रेस की बाकी है। रोहतक, सोनीपत की उन्होंने नहीं दी हैं सीटें। सर कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरे देश में कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है ना, वो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। अच्छा, यहां पे दिक्कत है कि हरियाणा में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स की सबकी निगाह विधानसभा पे है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोकसभा हार जाते हैं तो इससे हमारे विधानसभा प्रोस्पेक्ट्स पे जो है असर पड़ेगा। और दूसरी एक चीज है सर, हरियाणा में ना 4 गुट हैं कांग्रेसी नेताओं के, और वो चारों इस लोकसभा में एक दूसरे को निपटा देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी लीडर को विधानसभा में कमजोर करना है तो उसको लोकसभा में हरवा दो, उसको या उसकी सीट हरवा दो जहां उसका स्ट्रांग होल्ड है। तो अगर मान लीजिए अब भूपेंद्र हुड्डा रोहतक ही नहीं बचा पाए तो तुम क्या खाक मुख्यमंत्री बनोगे? या किरण जी जो है अगर भिवानी ही नहीं बचा पाती अपनी लोकसभा सीट, तो इसलिए ये बड़े नेता जितने हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। रोहतक में एक और प्रॉब्लम है सर, दीपेंद्र हुड्डा है राज्यसभा में, तो हाईकमांड ये चाहता है कि तुम राज्यसभा में बैठो और लोकसभा जो है वो भूपेंद्र हुड्डा जी को लड़ने दो, या उनको लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि ना, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा, लोकसभा में नहीं लड़ूंगा। तो या तो अब वहां पर बात चल रही है कि अगर अच्छा मान लीजिए वो लोकसभा जीत भी गए दीपेंद्र हुड्डा, तो राज्यसभा खाली करनी पड़ेगी, और आज की तारीख में इनसे ये राज्यसभा दोबारा नहीं जीती जाएगी, रोहतक वाली। तो वो ये कहते हैं कि दीपेंद्र राज्यसभा में रहे,
भूपेंद्र जी को अगर लोकसभा नहीं लड़ने तो इनके परिवार की कोई महिला या कोई अन्य व्यक्ति लोकसभा लड़ ले, ये ऐसा चाहते हैं। पर हाईकमांड ये कहता है कि नहीं नहीं, इससे बहुत बुरा असर जाएगा, बहुत बुरा मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी नहीं लड़ेगा चुनाव। तो बोला तुम खुद लड़ लो ना, अगर तुमको इतनी चिंता है तो तुम क्यों अमेठी रायबरेली छोड़ के भाग गए? अगर वोट जा रहा है, कमजोरी का मैसेज जा रहा है, तो तुम क्यों अमेठी रायबरेली छोड़ के भाग रहे हो? सर, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ना चाहती। और सर, जब से सर ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया ना सर, ये भाजपा का बहुत ही श्रूड और बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इससे सर एक तो 5 स्टेट के तो सैनी साध लिए। तो सैनी जो है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये खेतीहर कौमें है ना, वो कौमें जो खुरपी के बल पे खेती करती है। खेती भी 2 किस्म की है, एक जो ट्रैक्टर और हल की खेती है और एक है सर खुरपी की खेती। तो जो खुरपी की खेती करने वाली जैसे मौर्य, कुशवाहा, माली, सैनी, सर ये बड़ी खेती कौम है और ये वेरी गुड मैनी। ये जो तो छोटी छोटी होती है, पर इनकी महिलाएं सारा दिन, इनके बच्चे महिलाएं सारा दिन खुरपी लेके खेत में रहते हैं और छोटे से खेत में सब्जी और फूलों की खेती करके। और इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपनी पैदा की हुई सब्जी खुद बेचते भी हैं। तो जहां आम में बेच पाता है तो ये 500 में बेचते हैं। और ये बड़ी सर बहुत प्रभावशाली एक कृषक वर्ग है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक सर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने इतना बड़ा दांव खेला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आपको लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा। और हरियाणा में अन्य ओबीसी समाज जुड़ गया, क्योंकि सर ओबीसी को तो पहली बार सत्ता मिली ना, हरियाणा में ओबीसी को पहली बार सत्ता मिली है। तो सर ये जो राहुल गांधी जी पूरे देश में जाति जनगणना, ओबीसी ये ओबीसी वो की राजनीति कर रहे थे ना, बीजेपी ने एक चाल चल के उधर एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में और एक सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया हरियाणा में, और पूरी ओबीसी की बाजी पलट दी। और हालांकि हरियाणा में पहले भी हम 10-0 का क्लीन स्वीप पहले से बताते आ रहे हैं, पर ये सैनी साहब ने आके और भी ज्यादा उसको वो कर दिया, आसान बना दिया। तो जो इन्होंने 10 टिकट जो है बीजेपी ने, वो बड़े सोच समझ किए हैं और उससे तो लगता है कि 10 की 10 सीटें आ जाएंगी। अब रणजीत सिंह चौटाला आराम से। धार में और रोहतक में इनके सामने तो अभी तक कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया इन्होंने, तो क्या कह सकते हैं अभी तक। रोहतक अकेली ऐसी सीट है जो मानी जा सकती है कि जहाँ पे ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इस बार तो रोहतक में भी कॉन्टेस्ट नहीं है। इस बार रोहतक भी इज गोइंग टू बी ए केक वॉक फॉर बीजेपी। आप देख लीजिएगा इस बार रोहतक में मार्जिन 1 लाख प्लस जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ओके। पिछली बार जब चुनाव हुआ ना सर, तो पिछली बार रोहतक लोकसभा के वोटर को यह अंदाजा ही नहीं था कि इस सीट से दीपेंद्र हार भी सकता है। इसलिए वो तो नॉर्मल चुनाव, अगर उनको जरा सा भी अंदेशा रहा होता कि नहीं नहीं ये सीट तो हम दीपेंद्र को हरा रहे हैं, तो पिछले बार भी 50,000 से जीते होते। और इस बार तो इट्स अ श्योर शॉट विन, तो इसलिए इट इज गोइंग टू क्रॉस 1 लाख। ओके। चलिए, अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में तो मुझे कहीं आपको कहीं कॉन्टेस्ट दिख रहा है? कौन-सी सीटें हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट हो सकता है? सर कुछ कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देगा सहारनपुर में। ओके। और मैं आपको सही बताऊं सर, देखिए 2 सीटें हमेशा से कॉन्टेस्ट में रही हैं और रहेंगी। वो हैं गाजीपुर और आजमगढ़। ये सीटें तो बीजेपी के लिए हमेशा एक बहुत डिफिकल्ट सीट रही है। क्योंकि गाजीपुर का सर जो चुनावी गणित है ना, वो बहुत टिपिकल है और उसमें यादव वोट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो गाजीपुर में फाइट होगी, हालांकि एज बीजेपी की ही है। गाजीपुर आजमगढ़ में भी फाइट होगी। वहां पर भी फिलहाल अगर अभी टिकट जो है, अगर वहां से सुनने में आ रहा है कि हो सकता है अखिलेश जी आजमगढ़ से ही लड़ जाए, तो तब तक मैं इंतजार करना चाहूंगा कुछ टिप्पणी करने से पहले। परंतु अगर आजमगढ़ में अखिलेश नहीं आते हैं तो आजमगढ़ में भी सर एज बीजेपी की ही रहेगी। और मैनपुरी चूंकि ट्रेडिशनल सीट है और चूंकि वहां से डिंपल जी लड़ रही हैं, तो वहां पे एक फाइट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये कहते हैं कि मैनपुरी इज अ केक वॉक फॉर बीजेपी, ये गलत बात हो जाएगी। पर सर जब हम आकलन करते हैं ना, तो मुझे यह समझ में आता है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी 76 के आसपास सीटें तो 100% जीत रही है। बाकी 4 सीटों में लड़ाई होगी और वो 4 में से भी 2 बीजेपी जीत जाएगी। 76 तो श्योर शॉट विन है, 4 में लड़ाई है, 4 में से 2 बीजेपी जीतेगी। तो अगर ये हाल है तो फिर जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो संभव होता दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। जी। तो चलिए फिर आपके इसी शुभ संदेश के साथ हम आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।